देखिए पिछली क्लास में हम लोग शिक्षण कौशल शुरू किए थे। शिक्षण कौशल में से आपका 10 नंबर का रूल आपके सुपर में आता है, ठीक, जिसमें शिक्षण कौशल, शिक्षण के उद्देश्य क्या है, शिक्षण के सिद्धांत क्या है, शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, इससे संबंधित को 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, आप लोग फिर से बता दूं और चलिए अंतिम में बता देंगे, ध्यान दीजिए, दिलाइएगा। ठीक, अगला हम लोग पढ़ेंगे। कल हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे कि शिक्षण क्या होता है, शिक्षण का आविष्कार है, शिक्षण की आवश्यकता कहाँ से पड़ी। तो सबसे पहला पढ़ा था शिक्षा से। ठीक, शिक्षा की अंग्रेजी क्या होती है? एजुकेशन। एजुकेशन को हम बोलते हैं ई, जब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? ई प्लस ड्यू। ई का मतलब होता है अंदर से, ड्यू का मतलब क्या होता है? बाहर। उससे परिभाषा लिखवाए थे कि बालक के अंदर अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालना या निकाल कर क्या करना, व्यवहार में परिवर्तन आना या लाना, ये क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। शिक्षा कितने रूप में होती है? 3 रूप। पहला औपचारिक शिक्षा, जहाँ अनौपचारिक, और तीसरा क्या होता है? अनौपचारिक। अगला बताए थे कि शिक्षा को हम अर्थ देने के लिए, उसके ऊपर शिक्षा को परिभाषित करने के लिए, शिक्षा के एक नया आयाम देने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी? शिक्षण। जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है उसी को हम कड़ी बोलते हैं। जो वार्तालाप होता है वो सब क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। शिक्षण कितने रूप में होता है? 3 रूप। पहला क्या होता है? एक तंत्रात्मक, अर्थात एक तंत्रात्मक का मतलब क्या होगा? शिक्षक प्रमुख होगा और शिक्षार्थी क्या रहेंगे? मतलब एक मुखिया जो रहेगा वही सर्वसर्वा होगा। मतलब क्लास में मुखिया, अभिभावक का संरक्षक काम कौन करता है? शिक्षक करता है। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा जो होती है वो एक तंत्रात्मक शिक्षा प्रणाली को क्या करती है? जन्म देती है। जबकि बाल केंद्रित शिक्षा किसको जन्म देती है? बताइए। लोकतंत्रात्मक या प्रजातांत्रिक शिक्षा को जन्म देती है। और अगर आप किसी बिना रोक टोक के, बिना किसी संरक्षक के स्वयं से पढ़ाई करते हैं तो कौन शिक्षा कहलाएगी? शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण कहलाता है। इसके बाद आपको लिखवाए थे अगला टॉपिक पढ़ना है शिक्षण की परिभाषाएं, या क्या पढ़ेंगे? अवधारणाएं। अवधारणा परिभाषा जो पढ़ेंगे यह आप मनोवैज्ञानिकों के अनुसार पढ़ेंगे। ठीक, तो मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षण को क्या क्या परिभाषित दिया गया है, जबकि आपको शिक्षण का अर्थ बता चुके हैं। आपको शिक्षण का बता चुके हैं ना। पहले टर्म बताया था शिक्षक शिक्षार्थी के बीच की कड़ी को क्या बोलते हैं? शिक्षण का। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। ऐसे आपको लिखवा दिए थे कि दुनिया के किसी भी साधन से, चाहे वह औपचारिक हो चाहे जहाँ से हम सीख लेते हैं, चाहे सिखाते हैं, वही क्या कहलाता है? ऐसे आपको यह शाब्दिक अर्थ बता दिए थे। अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शिक्षण की मुख्य परिभाषाएं या अवधारणाएं किसके अनुसार? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार या दर्शन शास्त्रियों के अनुसार पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला बालक सर्वेसर्वा रहेगा, उसको किसमें? बालक सर्वसर्वा का मतलब क्या हो गया? बाल केंद्रित शिक्षा, बालक को मुख्य मानकर शिक्षा देना। बालक आया, जो वर्तमान की प्रणाली चल रही है क्या चल रही है? बाल केंद्रित। उसमें बालक सर्वेसर्वा थोड़ी है बाल केंद्रित। क्यों? उसमें तो शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक समान, दोनों का एक कुछ न कुछ लिमिटेशन है। बाल केंद्रित में क्या होता है? अगर एक बच्चा का समझ में नहीं आया है तो हम कह देंगे इतने लोग समझ में आ गए, आप नहीं समझ में, तो मैं नहीं बताऊंगा। तो अलग बात है। लेकिन लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है? जनता का मतलब, यहाँ पर जनता किस रूप में है? ठीक, आप कहने का मतलब ये कह रही हैं कि जहाँ पर बालक स्वयं से अपना काम करे, किसी का कोई मार्गदर्शन ना ले, तब वो चला जाएगा हस्तक्षेप रहित में। बात समझिए, बता तो दिए भाई। वहाँ पर आप समझिए केवल बालक रहे, शिक्षक का कोई रोल न रहे तो क्या हो जाएगा? हस्तक्षेप रहित होगा। जहाँ पर बालक कोई कार्य करे और उसमें शिक्षक का मार्गदर्शन हो, बात समझिए ना, तब क्या कहलाएगा? बाल केंद्रित कहलाएगा। आप ही सब लोग कर रहे हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको दिशा देने का काम कौन कर रहे हैं? हम। किस रूप में? मार्गदर्शक के रूप में। ये कैसी इच्छा है? बाल केंद्रित। हस्तक्षेप का मतलब घर पे आप पढ़ाई करते हो, गृह कार्य जो करते हैं। अनअकैडमी का क्वेश्चन था कि बालक जिसमें सर्वे सर्वा होता है वो कौन सी शिक्षा होती है? हस्तक्षेप रहित होगा वो।
बालक सब कुछ रहेगा, सर्वो सर्वा, उसमें शिक्षक का कोई रोल नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा वो हस्तक्षेप रहित शिक्षण हो जाएगा। लेकिन बालक के साथ साथ शिक्षक की भूमिका रहेगी, जहाँ पर बालक को मुख्य मान लिया जाएगा। शिक्षक क्या हो जाएगा, गौण का मतलब क्या समझते एकदम खत्म रहेगा तो, लेकिन उसका रोल क्या रहेगा, कम। ठीक, उससे ऊपर कौन रहेगा, बालक रहेगा। लिखिए एक परिभाषा लिखिएगा बीओ स्मिथ के अनुसार। शिक्षण में परिभाषा लिखिएगा बीओ स्मिथ के अनुसार। बोले देखिए, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया है। शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, जब कोई व्यक्ति शिक्षण ग्रहण कर लेता है या शिक्षण करता है चाहे कराता है, तो उसके उद्देश्यों की क्या हो जाती है, प्राप्ति हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। ये अभी यहाँ पर मैं बताया था कि आप इंटर और बीए तक एकेडमिक क्लास पढ़ते हैं और उसके बाद अपर वाले जो लेते हैं, जैसे अगर आप बीटीसी, बीएड, डीएलएड, डीएड, पीएचडी, एमएड ये सारी चीजें करते हैं, तो वहाँ पर आपको शिक्षा नहीं दिया जाता है, क्या कहता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। आप शिक्षा के मूल कर्तव्यों को जान चुके हैं, बस उसमें क्या जानना है, परिपक्वता लाना है। और परिपक्वता कब आएगी, जब आप शिक्षण प्रक्रिया कराएंगे। देखते होंगे एमएड या एमए कोई करता है तो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, और सेकेंड सेमेस्टर में आपको उसी विद्यालय के किसी भी छोटी क्लास को आपको कहा जाता है आप जाइए क्या करिए, पढ़ाइए। इसलिए कि आपको क्या प्रदान करना है, प्रशिक्षण प्रदान करना है, इसलिए प्रक्रिया की जाती है। अपर में जाएंगे आप, पीएचडी कोई करता है 2 साल तक आपकी क्लास चलेगी बस, और उसके बाद 3 साल तक किसी टीचर के अंडर में आपको रहना पड़ेगा, और वो टीचर जहाँ जैसे जिस तरीके से कहेगा पढ़ाने का, शोध करने का। पीएचडी फिलहाल शोध का हिस्सा है। पीएचडी किसका हिस्सा है, शोध। शोध का मतलब कि अब आप बच्चों के सामने समस्याओं को अपनी रखेंगे, या बच्चा आपके पास रखेगा और उसकी समस्याओं का क्या करेंगे आप, समाधान करेंगे, और वो शिक्षण प्रक्रिया से करिए। ठीक, तो शिक्षण प्रक्रिया शोध का हिस्सा होता है। सर पीएचडी में ये लाइब्रेरी से शिक्षक मतलब ढूंढकर अपना, हाँ, उसमें आपको लाइब्रेरी से जाके, जैसे दे दिया मैटर, अब तो फिलहाल बच्चे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नहीं तो पहले क्या होता था, सही पिछला बना होगा रिकॉर्ड, आपको जो मिल गया सर दे दीजिए, चपरासी से 50 रुपये पकड़ाइए, फाइल निकाल के दे देगा, आ जाइए फोटो कापी या उसी को टाइप करवा दीजिए। सो टाइप करवा के अपना नाम दर्ज करवा क्या कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए। कोई गृह विज्ञान से किया होगा, एमए में तो जानता होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर रियल में करने के लिए कहा जाए कि आप जाइए विद्यालयों में पहुंचिए, वहाँ से बच्चों को आंकड़े इकट्ठा करिए और आप करिए, तो 10 विद्यालय आपको जाना पड़ेगा। एक विद्यालय तो हो नहीं पाएगा, 10 विद्यालय। इनके जैसे हमको मिला था कि आप यूपी बोर्ड की अपेक्षा क्या बोलते हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तेज क्यों होते हैं, ठीक है ना, सॉरी उल्टा बोल दिए हैं, सीबीएसई बोर्ड के अपेक्षा यूपी बोर्ड के बच्चे अधिक बुद्धिमान होते हैं। ये बात को सर्च करना है, और यह वास्तविकता है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे रटंत वाले होते हैं, उनको रट दीजिए, जो आएगा फिक्स हो जाएगा। और सीबीएसई बोर्ड के, सॉरी यूपी बोर्ड के बच्चे क्या होते हैं, बहुत तार्किक होते हैं, बहुत ज्यादा। इसीलिए तो आप बताइए, सीबीएसई बोर्ड के बच्चा अगर आके तैयारी करे, उसको 1 साल बस अपने आप को सहजता लगाने, प्रतिकूल, सॉरी, तो उसके लिए स्थिति क्या होगी, प्रतिकूल होगी, और उसको अनुकूल बनाने में लग जाएगा। यूपी बोर्ड का बच्चा अंग्रेजी पढ़ा हुआ है, ध्यान है ना, भूगोल पढ़ा हुआ है, इतिहास पढ़ा, संविधान पढ़ा है, ठीक है, हिंदी पढ़ा हुआ है, इस पे बहुत आसानी हो जाएगी। अब सीबीएसई बोर्ड का बच्चा आता है, इसलिए सीबीएसई बोर्ड में अगर है तो ये सिंपल है कि या तो आप जाइए बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए करिए। इसमें आते हैं, जैसे देखते होंगे जो लोग बीटेक करके आके बीटीसी किए हैं, उनके लिए बाल मनोविज्ञान सबसे कठिन विषय है। बता दूं आपको, बाल मनोविज्ञान हुआ, हिंदी का सेक्शन हुआ, और वहीं देख लीजिए मैथ का, अंग्रेजी का सेक्शन, कंप्यूटर का सेक्शन उन लोगों के लिए क्या है, बहुत आसान हो जाता है। अब ये बाल मनोविज्ञान, हिंदी का सेक्शन उनके लिए क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, इसलिए कि उनके समझ में चीज नहीं थी।
वो शोध होता है वहाँ पे। यही कह रहा है कि दिवस में शिक्षण जो होता है वो उद्देश्य को निर्देशित करने की प्रक्रिया कहलाती है। अगली प्रकार स्किनर के अनुसार स्किनर के अनुसार बोले देखिएगा, स्किनर के अनुसार अगर सवाल ये बन जाए अधिगम में सर्वप्रथम पुनर्बलन की अवधारणा किसने दिया है? स्किनर ने। स्किनर ने ही अधिगम के अपने सिद्धांत में पुनर्बलन की क्या दिया हुआ है? अवधारणा दिया हुआ है। ठीक है ना, लिखिए शिक्षण पुनर्बलन की शिक्षण पुनर्बलन की शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। आकस्मिकताओं शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। मतलब शिक्षण कराते समय अगर आपकी बात को बच्चे समझ ले रहे हैं, आप अपने आप से स्वयं से क्या हो जाएंगे? इनफोर्स हो जाएंगे, अर्थात क्या हो जाएगा? वो पुनर्बलित होंगे। आज जब होंगे तो अगले दिन पहली बार आप कराने गए, आपको अपने स्वयं पर उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना बढ़िया पढ़ा लूंगा कि बच्चे संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन बच्चे आपकी बात को समझते हैं तो अगले दिन आप क्या करेंगे? बहुत ही एक अलग ऊर्जा के साथ पढ़ाने जाएंगे, अर्थात आप स्वयं से क्या हो चुके हैं? इसलिए कि आप क्या हैं? आकस्मिकताओं का क्रम इस्तेमाल कर रहे हैं। आकस्मिक मैं बताया था, सूझ का प्रत्यय किसके द्वारा होता है? तात्कालिक ज्ञान से होता है। तात्कालिक समझते हैं ना, आकस्मिक आता है, विचार अचानक ही आते हैं। कभी आप देखो कोई कार्य को करने जाते हैं, आप सोचते नहीं होते हैं कि इसको कैसे होगा, लेकिन 2 मिनट उसको देखते हैं, तुरंत कहते हैं माइंड में क्या गया? विचार आया। सुना है? कभी कभी देखते होंगे 3-4 दोस्त बैठे हैं, कहेंगे एक हमारे माइंड दिमाग में आइडिया आया है, और बार बार आइडिया ऐसा बताता था कि दिमाग उसका क्या हो जाता था? मैंने काम खराब हो जाता था। अब इस बार ऐसा आइडिया बता दिया, क्या हो गया? काम कर गया। ऐसा होता कि नहीं? कभी ऐसा नहीं हुआ कभी आप लोगों के साथ? दिस चीज क्या है? आकस्मिकताओं के द्वारा ही हम शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार ला सकते हैं, और यह क्रम होता है। क्रम जब पालन करेंगे तो अपने आप शिक्षण प्रक्रिया क्या हो जाएगी? सुधर जाएगी। अगर लिखिएगा बर्टन के अनुसार, बर्तन नहीं, बर्टन के अनुसार बर्टन के अनुसार बोले, बर्टन के अनुसार स्किनर में छोटी सी मात्रा रहती है आगे से। ठीक, लिखिए शिक्षण अधिगम हेतु प्रेरणा कामा पथ प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन है। प्रेरणा, पथ प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन है। अब समझिए, जो भी अवधारणा बोल रहे हैं ना, आप लिखने के बाद उसको लिखिएगा इन्वर्टर कामा में, अंतिम में क्लोज कर दीजिए इन्वर्टर कामा। ठीक है ना? ये अवधारणा, इसमें हम या आप अपने अनुसार किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करें। ठीक है ना? तो अब लिखिए, लिखा शिक्षण जब कोई व्यक्ति करता है तो शिक्षण के दौरान अधिगम कैसा होता है? अस्थायी रूप से। और वो अस्थायी ज्ञान कैसा होना चाहिए? पहला बात क्या लिखे हैं? प्रेरणा, मोटिवेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बच्चे को बता दें, बच्चा हताश निराश क्या हो जाए? परेशान। ऐसा तो करेंगे नहीं, प्रेरित करना चाहिए। अगला क्या लिखे हैं? पथ माने क्या होता है? रास्ता। पर्सन माने दिखाने वाला। ऐसा कार्य, ऐसी बात बताइए कि बच्चा उस रास्ते पर, यहाँ पर मैं बता दिया, यहाँ जो आप अपर लेवल की तैयारी करने आते हैं, वहां पर आप यही लेने आते हैं, क्या? पथ प्रदर्शन। अगर यह आपका होगा तभी, इसलिए कि आप सब लोग जानते हैं
क्या आप लोगों ने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है, क्या आपने हिंदी नहीं पढ़ा, क्या भूगोल नहीं, सब कुछ तो पढ़े हैं, लेकिन बस उसमें किस पैटर्न या किस ढांचे पर यह होना चाहिए वही जानने आते हैं। जो अर्थात क्या जानने आते हैं, पत्र प्रदर्शन करने आते हैं। एवं अगला क्या है, प्रोत्साहन। देखते होंगे बीच बीच में टेस्ट होता है ना, टेस्ट मैं बता दूं आपको 3 तारीख आप लोगों का टेस्ट होगा, श्योर है 3 तारीख को। जी कौन सा क्या पढ़ाते हैं? हाँ हिंदी और मनोविज्ञान। हिंदी में 30 नंबर टोटल आपका संधि रहेगा। संधि मतलब A to Z संधि। उम्मीद मत कहिएगा विसर्ग छोड़ दिए, व्यंजन छोड़ दिए, ऐसा कुछ नहीं। A to Z पूरा 30 नंबर का कम है 30 नंबर का आपका रहेगा हिंदी संधि से, और 30 नंबर का रहेगा सिर्फ बाल मनोविज्ञान का सेक्शन जो सिलेबस में सुपर टेट में है, अर्थात विकास, अधिगम और व्यक्ति विभिन्नता। यही 3 टॉपिक है और कुछ, यही 3 टॉपिक संबंधित 30 नंबर का रहेगा प्रश्न, मतलब कुल 60 नंबर का रहेगा। ठीक, अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर इस बात को 60 में से अगर 55 प्लस नंबर लेके आते हैं तो अर्थात आप अपने, हमें क्या मिला, प्रोत्साहन। अगर वहीं पर आपको 60 में से 30 नंबर लिया कहते हैं बस 30 नंबर बच गए ना, तो कह लिया पता है 60 में 30 नंबर पास पर बस 30 नंबर से बस छूट गए ना, 30 नंबर मिल गया 60 नंबर आ गया होता है, ये थोड़े होता है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग वर्तमान में पढ़े हैं, आपके पास 3 दिन का अच्छा खासा वक्त है, सोमवार, मंगल और बुध। कहिए पड़ेगा 3 तारीख, शुक्रवार को पड़ेगा, ठीक है ना। तो शुक्रवार को आपका अच्छा खासा 4 दिन वक्त है, आप घर पे आराम से क्या करिएगा, जितना नोट्स है मैं बता दूं, मनोविज्ञान का इनके पास नोट्स है या लिखवाएं उतना ही पढ़ जाइए। अब व्यक्ति भिन्नता अलग से लिखवाएं, उससे एक तो क्वेश्चन बाहर नहीं, एक तो बाहर से है वो प्रेजेंट ऑफ माइंड का है, ठीक। और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका संधि। संधि तो पढ़े ही हैं सब लोग, मैं बता दिया हूँ, एग्जाम्पल भी लिखवा दे, किताबों से पढ़ लीजिएगा जैसा आपको समझ में आए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, बटन हो गया। प्रोत्साहन मतलब अगर आप टेस्ट में अच्छा नंबर लेके आते हैं तो आप अंदर से बाकी बच्चों से भी क्या होंगे, प्रोत्साहित होंगे, हमारे द्वारा प्रोत्साहित किए जाएंगे। अगर आप मान लीजिए इतना पढ़ाने के बावजूद भी आप वही 60 में 30 या 25 नंबर या 20 नंबर लेके आते हैं तो हमारे द्वारा क्या किए जाएंगे, हम प्रोत्साहित किए जाएंगे। सिंपल है भाई, ठीक। अभी आपको करंट है, मतलब त्वरित पढ़ाना हुआ वाला ये हाल है, तो 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद एग्जाम होगा तब क्या हाल होगा, बस नंबर समझिए, ठीक। और जिसका कम आया वो उसका अपने घर के गार्जियन को लेके आइएगा, जेका फीस जमा है, जो फीस जमा करते हैं 60 में से जिसका 30 से कम आया या 30, वो या तो अगले दिन पढ़ने नहीं आएगा या तो फिर अपने मम्मी पापा भैया भौजी को लेके आएगा। केहू ना जेकर केहू ना तो अपन ही आई मुझे से बढ़िया, ठीक है ना। वो है बात, कि आप नहीं है तो आप बस एक बार अपना टेस्ट पेपर ले जाइएगा, दिखाइएगा कि इतना नंबर पौले हैं, फिर वो फीसिया दिया कि ना दिया तू समझिए, ठीक। जो फीस देता वही ना, जो फीस देगा वही ना समझेगा पढ़ाई का मतलब, कि फीस के उसे और मांगा था देखा था कि और के थोड़ा होगा वहाँ, ठीक। चलिए आगे लिखिएगा। हम जानते भी लोग सोच रहे हैं कि बस कहें ऐसा करे ना आए, सोचते हैं इतने बड़े हो गए आप लोग क्या कहें, जब एक दिन टाइट होगा तो समझ में आ जाएगा। देखिएगा रायंस के अनुसार पहले टाइट होकर दिखाइए तब यही बात समझ में आएगा। सुन लीजिए, कान में तो बहुत तेज है, दोनों चीज तो बहुत तेज है, एक आँख दूसरा कान। लिखिए रायंस के अनुसार दूसरों को कौन बात ना जानते हैं हम, लिखिए दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, अगली परिभाषा बोल रहे हैं रायंस के अनुसार, दूसरों को सिखाने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षण है। दिशा निर्देश देने की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षण है। दूसरों को सिखाने के लिए
दिशा निर्देश देने की प्रक्रिया का नाम ही शिक्षण है। नाम ही शिक्षण है। हो गया। जैसे इन केस यहाँ पर हम आप लोगों को सिखा रहे हैं, सिखाने का मतलब क्या कर रहे हैं, दिशा निर्देश दे। पथ प्रदर्शन का ही एक अलग नाम दे दिया गया, इसका नाम क्या है, दिशा निर्देश देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षण। या किसने कहा हुआ है, रायन। इसमें से आपको बीओ स्मिथ इस साल के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, पढ़ जाइएगा। सिंपल परिभाषा है, छोटी सी परिभाषा है, आप पढ़ जाइएगा, ठीक है ना। पढ़ना सब है, लेकिन बीओ स्मिथ का क्या लिखे हैं कि अरे उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया, यही सब याद करना है। उद्देश्य निर्देशित प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षण है। किसने बताया हुआ है, बाकी स्किनर, बर्टन और रायंस 4 परिभाषा लिखवाए हैं, आप पढ़िएगा। या इसके अलावा जो है कुछ कथन होते हैं जो शिक्षण के रूप दिए गए हैं, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने दिया हुआ है। जैसे अगला एक पॉइंट या नोट लिखिएगा, लिखिए नोट या पॉइंट करके, लिखिए नोट या पॉइंट बना के लिखिए। नोट लिखना और लिखिएगा 100 रुपये का, नहीं 2000 का नहीं मिल रहा है हमको, देखे हुए पैया नहीं गया हो गया। लिखिए लिखिएगा, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। 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 किसने कहा हुआ है, जॉन डीवी। 10 जगह लिख लीजिएगा, जॉन डीवी। अर्थात शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी प्रक्रिया में कितने लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे। पहला है शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी, और तीसरा क्या है, पाठ्यक्रम। किसने बताया हुआ है, जॉन डीवी। कौन जॉन, ठीक है। लिखिए यहाँ पे, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बीच की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। कितने पक्ष हैं, 3, और 3 पक्ष होने से कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी, त्रिध्रुवी प्रक्रिया। जॉन डीवी बताओ, ये अक्सर हर बार एग्जाम में क्या करता है, पूछता है, और अब तो कूट बना के पूछ रहा है। कूट दे देगा, त्रिध्रुवी प्रक्रिया, द्विध्रुवी प्रक्रिया, ऐसे यहाँ पे देता है, यहाँ पे और लिख देगा, अगवा चेंज कर देगा, और आपको देगा कूट मिलाना, ए का बी, दू का सी का ई, ऐसे देगा ना। कूट वाले प्रश्न भी दिए गए उसमें, क्या बोलते हैं, टेस्ट में, ठीक। कूट का मतलब समझिएगा आप लोग, कूट का मतलब कूटा जाते हैं, ठीक है ना। कूट मतलब प्रश्न, पहले प्रश्न लंबा होता है और उस प्रश्न के बाद नीचे वो ऑप्शन होता है, बात समझिए ना। जैसे इनके मैं यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर मैं लिखा हूँ जॉन डीवी, यहाँ पे हमने लिख दिया द्विमुखी, यहाँ हमने लिख दिया एडम्स, यहाँ लिखा हमने त्रिध्रुवी। ये ऑप्शन ए है, ये बी है, सी और डी। ये 1 2 3 क्या हो गया, 4। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं औपचारिक, यहाँ लिख देते हैं अनिश्चित विषय वस्तु, यहाँ लिखते हैं अनौपचारिक, यहाँ लिखते हैं निश्चित विषय वस्तु। कुछ लोग देखेंगे यहाँ तो मान लीजिए सब डिसमैच कर रहा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, यह दोनों जो होगा, मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दिया त्रिमुखी और यहाँ लिख दिया क्या, द्विमुखी। बच्चा ध्यान देगा, सर जी पढ़ाए थे, ऑप्शन ए जाके गोला कर देगा वहाँ। यहाँ पे क्या हो गया, समझ, यह प्रश्न है, सवाल, यह उत्तर नहीं है, यह प्रश्न है। अब देगा कूट का मिलान करिए, सवाल क्या रहेगा, कूट का मिलान करिए। अब ऑप्शन दिया रहेगा ए, बी, सी और डी। ए में दिया रहेगा ए का 1, बी का
3, सी का 4 और डी का 2, ऐसे दिया रहेगा। ऐसे फिर अगला ऑप्शन देगा ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3, ऐसे दिया रहेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा ही हो जाए, आगे और भी हो सकते हैं बदल के, ऐसे दे देगा वहाँ पे, समझ रहे हैं ना। अब ऐसे पुट होगा। अब कुछ लोग इसको ध्यान देते इसी पे टिक करेंगे और क्या कर देते हैं और फिर बता सर जी ऐसी था, हमको बताना चाहिए था। अभी तक आपको पुट का सवाल नहीं, ये रीजनिंग है, यह सवाल किस बेस्ड पे है, तार्किक का आधारित है। आपको पढ़ना वही बातें हैं लेकिन थोड़ा सा तर्क का इस्तेमाल करना है, बात समझी ना। और तर्क का इस्तेमाल, ऐसे सवाल भी आपको 2-3 उसमें दिए हैं, ठीक है ना, तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ऐसे पुट होते हैं आप लोग, जैसे कुछ लोग नहीं समझते हैं, पहली बार करते हैं या पहली अटेम्प्ट में बैठते हैं, उनके लिए पूरी समस्या होती है, ठीक। अगला देखेंगे, यह हो गया जानबी। अगला लिखिएगा पॉइंट, नोट्स का अगला पॉइंट लिखिएगा, शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है, पते लिखिए, शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। शिक्षण एक द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा हुआ है, एडम्स ने कहा है। द्विमुखी में कितने लोग आएंगे, 2 पक्ष आएंगे, किसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। अर्थात कहते हैं जॉन डीवी एडम्स कि पाठ्यक्रम जब शिक्षक शिक्षार्थी बात करेंगे किसमें बात करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि अगर घर के पास बतियाएंगे, ऐसा तो है नहीं ना, या कब तू क्या खा के ली, तू क्या के लिए, ऐसे तो मास्टर बात करेगा नहीं। जब भी शिक्षक बात करेगा तो शिक्षक शिक्षार्थी से किस रूप में बात करेगा, पाठ्यक्रम पर आधारित ही बात करेगा। इसीलिए वो कहते हैं कि पाठ्यक्रम का रहना जरूरी नहीं है, ठीक। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है, द्विमुखी प्रक्रिया है। अर्थात किसने कहा हुआ है, एडम्स ने कहा हुआ है। और अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिएगा, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों होता है या है। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है, यह किसी ने कहा नहीं है। यह बात मनोवैज्ञानिकों के मत के आधार पर कहा गया है कि शिक्षण कला में भी होता है और विज्ञान में भी होता है। जैसे आपको बताए होंगे, जो बीएससी करके बीटीसी में तो आपका बीएससी और बीए का रोल नहीं नजर आता है। जो पेपर बीए वाले बच्चे देंगे वही पेपर क्या में देते हैं, बीटीसी। जबकि बीएड में आपका सेक्शन बदलता है। बीएड में अगर आप साइंस है तो साइंस वाला पेपर देना है आपको, और आर्ट्स है तो आर्ट वाला पेपर देंगे। इसीलिए आप जब जूनियर टेट देंगे, जूनियर टेट में अगर आपको शिक्षक भर्ती परीक्षा जूनियर टेट देते हैं तो आपको जो आर्ट वाले बच्चे होते हैं बीए वाले, उनके लिए 60 नंबर का अलग से सोशल का पेपर होता है। और जो लोग साइंस से होते हैं बीएससी वाले, उनके लिए क्या होता है, ठीक। अब देखिए इसमें समस्या क्या हुई, कुछ बच्चे गलत फॉर्म भर के और एग्जाम पास कर लेते हैं। अभी बीच में आता है मामला, छटाई चालू है, ठीक। अब तक 325 छात्रों को क्या कर दिया गया है, छांट दिया गया है, एक मौका देकर। अगर एक मौके में अगर आप पटन में निकाल लेते हैं सही करके, तब आपको नौकरी बहाल की जाएगी, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। कुछ लोग समस्या होती है कि आप फार्म दुकान वाले को देते हैं, दुकान वाला आर्ट वाले बच्चे अधिक पाए जाते हैं, दुकान वाला आर्ट के पर्पज से आपका फार्म क्या कर देता है, भर देता है। एडमिट कार्ड तो आएगा ही आएगा, आप उसको दे के क्वालिफाई कर जाते हैं, समझिए वो वैलिड नहीं है। आप जिस लैंग्वेज बदल सकती, चलेगा। कौन सी लैंग्वेज, संस्कृत मत, हिंदी का, हिंदी तो अनिवार्य है। संस्कृत की बजाय आप अंग्रेजी दे दीजिए, चल जाएगा। उसके बजाय उर्दू दे दीजिए, चल जाएगा। लेकिन अगर आप सोशल की बजाय साइंस दे दीजिए, नहीं चल पाएगा। बात समझिए ना, पहली बार उर्दू आए तब ना देखो, ठीक। मैं बता तो था आपको, जैसे पिछली बार सीटेट फेल हो जाए बार बार, अंग्रेजी है इतना टफ है, संस्कृत उतना आती नहीं है, उर्दू भी आता, भर दिए उर्दू से, ठीक। सही, पिछली बार सीटेट उर्दू से भर दिया, गया गोरखपुर सेंटर। तो आपको पता है सीटेट में जो होता है वो जहाँ जो सेक्शन वाले बच्चे होते हैं वही वाले बच्चे पाए जाते हैं। मतलब अंग्रेजी तो उस विद्यालय पे थोड़ा अंग्रेजी का पेपर होगा, संस्कृत ही होगा, उर्दू वहाँ जहाँ गए। अभी उसका संस्था वो नेशनल अकेडमी में गया था, तो वहाँ पे कुल उर्दू सब वो मिल रहे हैं, सब ये वाले सब नकाब वाले। हम फिर बोले कि आप गलती से भर दिए हैं क्या, हमका नाम सही से भरे। बात समझी ना। गुस्सा तो तब भरा, आगमा बैठी थी मोहतरमा है, उनसे कहनी कि हाँ मनोविज्ञान कुल बता दी, आप थोड़ा सा उर्दू में हेल्प कर दीजिएगा। जैसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे मौजम पूछता है, मतलब विलोम उलोम, तो थोड़ा सा उसमें समस्या होती है पर्यावाची।
हाँ ठीक, तो उसमें समझ सकता, हम पूछा नहीं। हाँ तो ठीक है, पहले होता माना विज्ञान, हाँ हाल ही बता दिया। हाँ फिर बात उर्दू वाला सेक्शन सोच लास्ट में करते हैं हम, ठीक है बताइए करिए, बस समझ गए ना। अंतिमा कुछ बताइए, अरे हमारा खुद छूट गया है, मैं छूट गया। आपका चल जूनियरवा वाला है ही ना भाई, बदलने से कैरेक्टर थोड़ी बदल जाता है। ठीक है ना, धर्म थोड़ा हम बदल लेते, उर्दू क्या मतलब धर्म बदल दिए। लड़की कर अच्छा हाँ धर्म की वो लड़की तो हाँ अच्छा इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक। हम कौन बात है, जूनियरवा में तो पाला पढ़बे करबू, ठीक। जूनियरवा वाला सेक्शन में जब हुआ हमको बता, इस बार बता देंगे आप, हमको सुन हम क्या आवेला, बात समझ गई ना, हमको आता है, ठीक। तो ये बात है, बार बार मुड़ के ताके नहीं बताओ, ठीक। तो वही कहते हैं कि बिलार अगर जल जाती है तो मतलब बिलार का मुँह रहता कुछ जल जाता है तो माठा भी क्या करती है, फूंक के पीती। दिस इज वे वाला है, समझिए। अब के ऊपर हेल्प करके जिंदगी में ना कर सके, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ धोखा हो गया था। लिखिएगा अगला टॉपिक, अच्छे शिक्षण का गुण। अच्छे शिक्षण का, अच्छे शिक्षण का गुण पहले लिखिएगा, पहले क्या लिखेंगे, सुनियोजित, दूसरा सुझावात्मक, तीसरा पॉइंट लिखिएगा दया एवं सहानुभूति पूर्ण। अगला लिखिएगा प्रेरणादायी। व्यक्तित्व विभिन्नता के आधार पर। पांचवा पॉइंट लिखिएगा वैयक्तिक विभिन्नताओं के आधार पर। और कोई ठीक, देखिएगा 5 पॉइंट है जो अगर आप कोई शिक्षक हैं या शिक्षक का गुण निभा रहे हैं तो आप शिक्षक में यह सारे गुण होने चाहिए, ठीक। पहला क्या लिखा गया है, सुनियोजित लिखा गया है। अच्छा ये बताइए, जब आप लोग बीएड बीटीसी क्यों तो पाठ योजना बनाए होंगे, पाठ योजना क्यों बनाया जाता है, नियम तरीके उसमें होता है, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, क्या क्या सहायक सामग्री लेके जाएंगे आप, लिखा होता है ना। अगर आप बिना योजना के जाएंगे तो क्या शिक्षण करा पाएंगे, आप नहीं करा पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। आप समय का क्या हो जाएगा, अपव्यय हो जाएगा। अपव्यय माने क्या होता है, और आपको समय क्या करना है, कम समय में ही अधिक से अधिक बच्चों क्या करना है। अर्थात अगर आप शिक्षण कराने जा रहे हैं तो सुनियोजित नियमबद्ध तरीके से अगर पढ़ाएंगे तो आपका शिक्षण क्या माना जाएगा, अधिक प्रभावशाली और सफल हो जाएगा। बात समझ सबको। अगला क्या लिखा गया है, शिक्षण कभी कराते समय बच्चे को हतोत्साहित नहीं करेंगे। हतोत्साहित का मतलब तुमको नहीं आता है, तुमको अब जिंदगी में कभी भी नहीं करेगा, ऐसा सब प्रयोग नहीं करेंगे। कोई बच्चा अगर नहीं बता पाया उसे सुझाव दीजिए कि रसरी आवत जात है सिल पर परत, अगर रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो आपको क्या बोलते हैं, मनुष्य है, आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता है। आप 2 बार 3 बार 5 बार अभ्यास करेंगे, बार बार व्यवहार करेंगे तो वो चीज अपने आप क्या हो जाएगी, बच्चा समझेगा कि अगर सर जी बता, सोचिए रस्सी के आने जाने से हो जाता है तो सिंपल है कि अगर मैं भी रोज रोज पढ़ूं, रोज रोज याद करूंगा तो मुझे भी क्या हो जाएगा। या क्या दे दिया हमने तरीके से, सुझाव दिया गया, और सुझावात्मक देंगे तो शिक्षण क्या हो जाएगा, प्रभावी माना जाएगा। अगला क्या लिखा गया है, आजकल के बच्चों को, पहले हम लोग क्या करते थे, जितना कुटा जाए उतना पढ़ेंगे, है ना। आजकल बच्चों को कूट के पढ़ा दीजिए ना, पढ़वे नहीं करेंगे। यहाँ तक कि बच्चे मम्मी पापा से गुस्सा, यहाँ तक हमने देखा है, अगर बच्चों को आपने मार दिया, बोलेंगे कि बाबू आओ खाना खा लो, मम्मी हम ना बोलते
कहना जाएगा मम्मी से अगर हमान के नहीं कहना है कहना ही बात तुरंत चप्पल तुरंत जूता अब वो गढ़ के रखे लोग कहीं का सपटा अब चुरवा के किसान इधर ले क्या है बाबू खाना की बा किसान ले ला ना खाना की बा लो मम्मी का लगा गड़वा मार से कपड़ा मारे गड़वा क्या सो रही हो अंत में यही निर्णय लिया जाता था दिस इज पढ़ना पड़ेगा बस मगी ना ये सब काम होता था और अब पहले का जमाना था पहले ऐसा होता था आजकल के बच्चे को आप ऐसा नहीं पढ़ा पाएंगे बीच में वीडियो भी वायरल हुए तो देखे होंगे आप सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला या कोई टीचर है बच्चे को डरा धमका के मार के पढ़ा रहा है तो बच्चा ही कहता है कि प्यार से पढ़ाइए मम्मी प्यार से पढ़ाइए, ऐसे बोलता है बच्चा। अर्थात बच्चा क्या समझ पा रहा है, बच्चे को भुलवा के पढ़ाइए। आप पढ़ लेंगे तो मुझे मैं ये दूंगा आपको, मैं आप ये कर लेंगे तो आपको ऐसे दूंगा, ऐसे बच्चे को बोलेंगे। हड़का के बोला बच्चा करेगा तो एकदम डर जाएगा, सहम जाएगा। तो आजकल के बच्चे को वर्तमान में शिक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, दया एवं सहानुभूति पूर्ण होना चाहिए। अगला क्या होता है, प्रेरणादायी। प्रेरणादायी का मतलब क्या होता है, मतलब मोटिवेशनल, बीच बीच में। इसलिए कि आजकल शुरू से ही बच्चे को इतना ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर दिया जा रहा है विद्यालय, घर, परिवार या माता पिता के द्वारा कि बच्चा डिप्रेस्ड हो जा रहा है। अगर उसे प्रेरणा समय समय पर न दिया जाए, अभी देखिएगा छुट्टी हुई है ना मात्र 15 दिन का, कोरोना काल की वजह से जून की छुट्टी काट ली गई है कि कोरोना में जो मजा पाए हैं आप लोग, शिक्षक लोग प्राथमिक वाले, उनका भरपाई करिए। सोचिए 15 दिन छुट्टी काट दी गई तो सरकार को दोष दे रहे हैं लोग कि हाँ हम लोग छुट्टी काट लिया, आज साल भर फ्री में तनख्वाह उठा तो नहीं कर रहे हैं क्या। प्राथमिक विद्यालय में ऑनलाइन क्या पढ़ाए बता दीजिए, कुछ नहीं। अच्छा, गांव में ऑनलाइन सुविधा अभी पहुंच ही नहीं पाई है। कॉन्वेंट में भी मैं बता दूं आपको, यही बता रहा हूँ। एक मैम आती थी पढ़ने के लिए समूह में, वो आते थे मोबाइलिया किताबिया को रख के हो जाए आप मोबाइलिया रिकॉर्डिंग करके एक्सरसाइज नंबर 1 ABCD आप एक एप्पल ऐसे बच्चे लिख लेंगे, थैंक यू धन्यवाद, 5 मिनट के वीडियो भेज देंगे, ऑनलाइन क्लास हो गई। सच्चाई बता रहे हैं, कोई होगा बच्चा घर में जानेगा वो ऑनलाइन क्लास है, आप बताइए ठीक। आपके बच्चे हैं, क्या नाम बताया आपका, यहाँ आइए 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 देख लो, आप तो बड़ी है ना, हमसे क्यों डर रही हैं, आ जाइए। अब मैंने अब कौन भका हुआ नहीं बोले, इतना प्यार से बोल रहे हैं, आ जाइए। पक्का चॉकलेट देंगे आएंगे तो 100%, आइए। मतलब बनाओगे तो वो गिर गया, ठीक दे दीजिए लेके आए थे कि 2 दिन से खरीद के रखा ना, कौनो लड़का लेके आए, कौनो लड़का लेके आए, आज नहीं बता देंगे, चलिए चलिए आए देखिए प्रेरणादायी, ठीक है ना। रोज पॉइंट बबलिंग उनमें से मैं निकाल कौनो बेटा मऊआ ना कोनो बेटा दिस इज ठीक, आपको आना चाहिए था, फिर मैं अब ले लिए कल बात करें। प्रेरणादायी का मतलब होता है बच्चे को ही, बच्चे को हमेशा प्रेरणा दीजिए, आप ऐसे पढ़िए, आप ऐसे बोलिए। बच्चों से जब आप करके बोलेंगे, मैं बोल दिया पहला प्रेरणा यही दीजिए, बच्चों से आप करके बोलिए। बात समझ गए, देखते होंगे मैंने बड़ी क्लास लोग पढ़ाते हैं फिर भी बच्चों को तुम कहते हैं, तुम खड़े हो जाओ, वैसे बोलते हैं ना, हमको तुम निकलता ही नहीं है। कभी किसी को बोले होंगे तो मैंने उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं कभी ऐसा बोल ही नहीं पाता हूँ, तो आप बता दीजिए ठीक। आप लोगों को जानते हैं बड़ी क्लास पढ़ाते हैं तो उसमें सब लोगों को सर बोलते हैं, आप लोगों को क्या बोलते हैं, मैं। तो बोली सर हमको मैं मत बोला करें, हमको तो मैं बोली का ठीक, मैं नहीं बोलेंगे ना बड़े लेवल पे, सॉरी सर मैडम, हम मैडम में कर नहीं समझ पाया, मैडम देख कहा जाला मैडम नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना, मैम बोलिए, ठीक, मैडम नहीं बोलना चाहिए, ठीक है ना। मैम जैसे आप अपने से बड़े, आपके समकक्ष हैं, रिस्पेक्ट, आप मैम बोलिए। मैडम या तो किसी पद पे हैं तब बोलिए,
या तो जो मतलब बोलना वो पदवे है, सही बोले हैं, ठीक है। बीवी का पद बड़ा होता है क्या? पर ये सर मैडम मतलब सही बताइए मैडम, इसलिए बोला जाता है, उनको लग रहा है गलती बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हैं। या तो कोई बड़ा पद हो तब बोलिए मैडम, ठीक। जैसे मैं देखता हूँ कि कोई अधिकारी या तो बोलते मैडम आ रही हैं, वहाँ बोल सकते हैं। या तो आप फर्स्ट पूछे अंग्रेजी वाले, या तो आप अपने समकक्ष में, अरे क्या बोलते हैं, या अपनी दिस इज उनको, ठीक। दूसरा मैम बोलना तो आप समकक्ष वाले में से आप हैं उसके बोल सकते हैं रिस्पेक्ट रूप में, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक तरीके से हमने क्या दिया आपको, फ्रीडम। अगली कंडीशन, अगर बच्चा एकदम हतोत्साहित हो चुका है, या तो मैं बताया हूँ कि लड़कियों के लिए विशेष करके महिलाओं के लिए मैं 2 ही लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ। पहला कर्णम मल्लेश्वरी और दूसरा आपका है अरुणिमा सिन्हा। इनका बायोग्राफी, इनका बात पढ़िएगा, आपको लग जाएगा कि वास्तव में अभी तो मैं कुछ भी नहीं, ठीक। जिनका दोनों पैर कट जाता है उसके बावजूद भी वो दुनिया की सारे हाइट को क्या कर गई हैं, चढ़ गई हैं, और आपके पास इतना है सर वो सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं, ठीक। अगली कंडीशन कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है ना, क्या है, वेट लिफ्टर। जब जाती थी ना तो गांव के बच्चे, गांव सब लोग चिढ़ाते थे, ठीक। हाँ ये लड़की होके जा रही है वेट लिफ्टर करने के लिए, लड़का चिढ़ाओ तो उठा के पटक दे गाँव का, जहिया पटकली तहिया के बाद कौन चिढ़ावे से ना, बात समझिए ना। और आज देखिए उनका नाम लिया जाता है। ऐसे आप तो मनुष्य में देखिए, अब्दुल कलाम का ले लीजिए, इनका विवेकानंद का ले लीजिए, अभी नए वाले में देख लीजिए सचिन तेंदुलकर का ले लीजिए, कितना परिश्रम, आपको क्या लगता है ऐसे ही उनको मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कहा जाता है, उतना उन्होंने वक्त दिया है, बात समझिए ना। ऐसी चीजों को अभी इसीलिए 6वीं 7वीं 8वीं के पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में भारत के महान व्यक्ति को एक बुक शुरू की गई, उसमें महापुरुषों को जब पढ़ेंगे बच्चे तो बच्चों के अंदर क्या जगेगी, प्रेरणा जगेगी, और आपका शिक्षा क्या होगा, प्रभावी होगा। अगला क्या लिखा गया है, यह तो भी बताना व्यक्ति भिन्नता। इस क्लास में कोई भी ऐसा बताइए जो एक हाइट, एक रंग, एक रूप, एक बोली, एक ढांचा का है, सब लोग अलग अलग, यही क्या कहलाता है। जब यह सारी चीजें अलग है तो सोच भी क्या होगी, उसके आधार पर पढ़ाइए। इन केस विधियों में क्या कर दीजिए, परिवर्तन। सिर्फ एक विधि से मत पढ़ाइए, अगर एक विधि पढ़ाएंगे तो एक ही बच्चा समझेगा, 10 ही बच्चे समझ पाएंगे। अलग सोच या अलग प्रवृत्ति रखने वाले बच्चे क्लास में समझ नहीं पाएंगे। अर्थात व्यक्ति भिन्नता का ध्यान रखते हुए प्रत्येक बच्चों या प्रत्येक क्लास में अलग अलग गतिविधि, एक्टिविटी, क्रियाओं का प्रयोग करके, अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करके पढ़ाना चाहिए, जिससे प्रत्येक वर्ग का मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि एवं प्रतिभाशाली बुद्धि वाला बच्चा भी क्या करेगा, सीख सकता है। इसीलिए उसे बोलते हैं व्यक्ति भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण। इसीलिए कहा था विधियों में परिवर्तन करना क्या है, किस आधार पर शिक्षक करेगा, एक विधि, जैसे आगमन विधि का प्रयोग किया आपने, 10 बच्चे समझ पाए, अब वहीं पर फिर दोबारा प्रयोग कर निगमन विधि कर दीजिए, तो जो बच्चे नहीं समझेंगे वो बच्चे भी क्या करेंगे, समझ जाए। अर्थात आगमन विधि किसको जन्म देती है, उदाहरण से, निगमन विधि नियम से। इसी के लिए सूत्र का प्रयोग क्या किया गया है, सूत्र बताइए, शिक्षा सूत्र बताइए। उदाहरण तो उसको समझाने के लिए बताया, इसके लिए मैंने बताया था आगमन से निगमन की ओर, सूत्र लिखवाए हैं, लिखवा तो है भाई, यही एग्जाम में आता है। निगमन से आगमन हम लोग यही मार के आ जाते हैं, निगमन से आगमन नहीं होता है, आगमन से निगमन होता है। अब वही होता है उदाहरण से उदाहरण की ओर, उदाहरण से उदाहरण, अरे उदाहरण से नियम आगमन और नियम से उदाहरण निगमन, अब मर्ज करेंगे तो किधर से किधर गए, उदाहरण से। हमारी बात ऐसे पढ़ाएंगे, आपका शिक्षण अपने आप क्या माना जाएगा, प्रभावी माना जाएगा। समस्या खत्म, तो पूछना है इसमें, इसमें कोई समस्या, ठीक। सुनियोजित माने क्या होता है, सु माने क्या होता है, सुंदर तरीके से, मतलब सुसज्जित क्रम से, और नियोजित माने क्या होता है, अर्थात बिना पाठ योजना के अगर पढ़ाएंगे तो आपका शिक्षण प्रभावी नहीं होगा। और पाठ योजना तैयार करके पढ़ाना या समझाना या बातों को बच्चों के समझ रखना, वहां पर कहलाता है सुनियोजित। और जब आप नियमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे तो शिक्षण क्या होगा, प्रभावी माना जाएगा। प्रभावी मानेंगे तो आप अच्छे शिक्षक के रूप में क्या होंगे, गिने जाएंगे। अर्थात एक अच्छे शिक्षण का गुण क्या होना चाहिए, सुनियोजित होना। इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में शिक्षण के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान पाठ योजना बनाने के लिए कहा जाता है। बात समझिए ना।
जिससे समय का क्या कर सकते हैं आप, समय के अपव्यय को रोक सकते हैं। 1 घंटा जाएंगे, एक टॉपिक पढ़ाएंगे, वो खत्म नहीं हो पाएगा अगर बिना योजना के जाएंगे तो। योजना के जाएंगे तो अलग अलग टॉपिक को भी आप क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं। बेटा दो, अगला क्या है, शिक्षण के उद्देश्य। रेडी लिखिएगा, रेडी लिखिएगा, शिक्षण के उद्देश्य। मतलब शिक्षण कराते समय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है ना। लिखिए पहला पॉइंट फटाफट लिखिए, तो शिक्षण के उद्देश्य लिखिए, बोले लिखिए। सामाजिक कल्याण, पहला पॉइंट लिखिएगा ऐसे, सामाजिक कल्याण, लिखिएगा समाज सेवा और सामाजिक कल्याण, समाज सेवा एवं अच्छी नागरिकता का विकास, अच्छी नागरिकता का विकास। ऐसी पॉइंट बना के लिखते जाइएगा, बोल रहे हैं का विकास। इसके आगे डैश देके लिखिएगा, किसने कहा हुआ है बात, जॉन डीवी ने कहा हुआ है। सब लिख लीजिए, समझा देते हैं एक बार, लिखिए फटाफट। सामाजिक कल्याण, समाज सेवा एवं अच्छी नागरिकता का विकास, किसने कहा हुआ है, जॉन। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, परिपक्वता लाना, परिपक्वता लाना, किसने कहा है, स्पेंसर ने कहा हुआ। डैश देख लीजिएगा जो लोग नहीं लिखे होंगे, परिपक्वता लाना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा ऐसे ही, परिपक्वता लाना, किसने कहा हुआ है। अगर लिखिएगा, अगर लिखिएगा सामाजिकता का विकास, सामाजिकता का विकास, सामाजिकता का विकास। अगला व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व का विकास। अगला चरित्र एवं आचरण का विकास, चरित्र एवं आचरण का विकास, किसने कहा हुआ है, जॉन लॉक एवं हर्बर्ट ने। चरित्र एवं आचरण का विकास जॉन लॉक एवं हर्बर्ट ने कहा हुआ है। अगला क्रियाशीलता का विकास, क्रियाशीलता का विकास, क्रियाशीलता का विकास, क्रियाशीलता का विकास। अगला अच्छी प्रवृत्तियों का विकास, अच्छी प्रवृत्तियों का विकास, इसी को हम बोलते हैं गुड टेंडेंसी या गुड हैबिट, अच्छी प्रवृत्तियों का विकास। अगला आत्मविश्वास एवं आत्मविश्वास एवं आत्मानुभूति की भावना जागृत करना, आत्मविश्वास एवं आत्मानुभूति की भावना जागृत करना, आत्मविश्वास एवं आत्मानुभूति की भावना जागृत करना। अगर लिखिएगा ज्ञान व समायोजन की समायोजन क्षमता का विकास, ज्ञान व समायोजन क्षमता का विकास, ज्ञान व समायोजन क्षमता का विकास। इतनी सारी चीजों का विकास होता है किसके द्वारा, शिक्षण के द्वारा। अगर आप शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं चाहे करा रहे हैं, अगर इतने सारी चीजें, उद्देश्य इसका यही होता है। पहला क्या लिखे हैं आप, सामाजिक कल्याण। जब आप शिक्षण ग्रहण करते हैं, देखते होंगे शिक्षण का हिस्सा क्या है, स्काउट।
ये है। ईमानदारी से बताइएगा कितने लोग स्काउट में 4 या 5 दिन गए हैं रोज? मैसन लोग, चलिए ठीक है। भाई वही है, कुछ लोग वहाँ पर हुआ नहीं, कुछ जगहों पर हुआ भी तो फर्स्ट एंड लास्ट करके खत्म कर दिया गया। जाना चाहिए, भले आप पढ़े क्लास मत करिए, लेकिन इसमें जाना चाहिए। अरे कहा नहीं हुआ होगा, सर्टिफिकेट भी नहीं मिला होगा, ले लीजिएगा। जिन लोगों को सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है, ले लीजिएगा। शिक्षक भर्ती में जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, तो जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको स्काउट एंड गाइड का सर्टिफिकेट भी क्या होगा, लिया जाएगा। और चरित्र प्रमाण पत्र, 2 चीज बनवा लीजिएगा विद्यालय से, चरित्र प्रमाण पत्र और स्काउट एंड गाइड। यह प्रशिक्षण का हिस्सा है। क्यों सिखाया जाता है जानते हैं? स्काउट मितव्ययी होता है। मितव्ययी का मतलब ईमानदार होगा, झूठ नहीं बोलेगा और सबकी क्या करेगा, सहायता कर। और शिक्षक का भी गुण होना चाहिए कि सबकी क्या करे, वो सहायता करे। इसीलिए लिखा गया है शिक्षण जो वो कैसा होना चाहिए, सामाजिक कल्याण हेतु। अगला क्या है, समाज सेवा। आजकल ना शिक्षा प्रणाली बिजनेस बना दिया गया है, नहीं तो पहले कहीं पर भी शिक्षक जाए बच्चों को इकट्ठा करके क्या कर देता था, ज्ञान का अपना प्रकाश फैलाता था। उसी के लिए मैंने बताया था सिंपल, दीपक तले अंधेरा का नाम सुने हैं ना, एक कहावत है। दीपक शिक्षक के लिए कहा गया है, ठीक। दीपक का शिक्षक अपने नीचे उसके क्या रहता है, अंधेरा रहता है, ठीक। और बाकी दुनिया क्या कर देता है, प्रकाशित कर देता है। समाज सेवा होती है। अगला क्या लिखा गया है, अच्छी नागरिकता, गुड सिटीजनशिप। अगर आपके अंदर अच्छी नागरिकता का विकास तब होगा जब आप शिक्षण करे रहेंगे या कराए जाएंगे तब। अगला क्या, इस सबके विकास ने बताया हुआ है, जॉन डीवी ने कहा हुआ है। सिंपल शिक्षण कराते हैं तो आपके अंदर गुड क्या आएगा, हैबिट्स आएंगे। गुड हैबिट्स का मतलब आएगा आपके अंदर कि आपके अंदर गुड नागरिक, अच्छा नागरिक मतलब क्या होता है, सबका साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक। अगला लिखा परिपक्वता लाना। सिंपल शिक्षण जब आप करने लगते हैं तो आपके अंदर अपने आप क्या आने लगता है, परिपक्वता आती है। सामाजिकता का विकास, समझ ही रहे सबके अंदर। हाँ भाई, किसका, स्पेंसर का है। स्पेंसर ने बताया, शिक्षण में बताया, वो शिक्षण में बताया। यही बात किशोरावस्था में पढ़े विलियम हंट ने बताया हुआ है, हमारे ना। स्पेंसर ने बताया है शिक्षण के दौरान कि परिपक्वता लाना। शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, परिपक्वता लाना। आपके अंदर क्या हो रही है, परिपक्वता आ रही है। सामाजिकता का विकास, शिक्षण करते ही आपके अंदर समाज का क्या होता है, नए नए बच्चे मिलेंगे और नए बच्चे सब नए सवाल करेंगे तो आपके अंदर सामाजिकता का क्या होगा, विकास होगा। व्यक्तित्व का विकास, गुड पर्सनालिटी फैक्टर आपके अंदर आएगा। कैसे बोलना है, किसके सामने कैसा हम व्यवहार करेंगे, यह होता है आपका व्यक्तित्व का विकास। चरित्र आचरण का विकास बताया, अच्छा व्यक्तित्व किसको जन्म देता है, चरित्र को देता है। और आचरण माने क्या होता है, किसी के सामने हम जैसा व्यवहार करेंगे अगला वैसा व्यवहार। मैं बता सिंपल, अगर किसी को आप बोलेंगे तो भी आपको क्या बोलेगा, आप तुम बोलोगे तो आप भी तुम सुनने की क्या करिए, क्षमता रखिएगा। ये होता है चरित्र आचरण का विकास। शिक्षण अगर करा रहा है या कर रहा है तो आपके अंदर चरित्र आचरण का विकास होना चाहिए। अगला क्या लिखे हैं, क्रियाशीलता। कक्षा कक्ष में शिक्षण जब करेंगे कराएंगे तो दोनों पक्ष का एक्टिव रहना क्या होता है, जरूरी होता है। जब जरूरी होगा तभी शिक्षण क्या होगा, आपका प्रभावी होगा। गुड टेंडेंसी, गुड हैबिट्स का मतलब क्लास में कैसे बैठना है, शिक्षक को बोर्ड पे कैसे लिखना है, कौन सी बातों किस शब्द का चयन करके समझाना है, ये सारी हैबिट्स का उसके अंदर विकास होना चाहिए। जैसे कुछ लोग देखेंगे बेंच पर बैठ जाएंगे, दोनों पैर हिलाना, बार बार नाक में उंगली करना, बार बार मुंह में पेन डालना, बार बार पैर हिलाना, बार बार आप बेंच पर पड़ती मार के बैठ जाना, कंधे पर हाथ रख के रखना, ये सारी क्या होती हैं, बैड हैबिट होती है, ठीक है ना। इसी को सीखना चाहिए, यही होता है गुड हैबिट। अगला आत्मविश्वास। अगर आप शिक्षण कर रहे हैं का, जैसे आज मैं बताऊँ, मैं रोज का रोज पढ़ाता हूँ, हर समय से आपके बैचेज पढ़ाता हूँ, तो हर बैचेज में एक नया हमारा क्या लगता है, आत्मविश्वास और स्वयं अनुभूति होती है कि हम मैं इस बात को बेहतर से क्या कर ले रहा हूँ, समझा ले रहा हूँ। अगली बार जब भी आप कहीं और जाएंगे तो आप भी एक दिन पहले दिन जाएंगे, आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप समझा ले गए तो अगली बार अगली कक्षा में आपके अंदर क्या जग जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्या हो जाएगा, जग जाएगा। अगला क्या लिखे हैं,
ज्ञान एवं समझन की क्षमता का क्या हो जाएगा, और आपके अंदर ज्ञान की क्या होगी, वृद्धि। और जब ज्ञान वृद्धि होगी तो हर परिस्थिति में आप क्या करेंगे, देखते शिक्षक में बात बता रहा हूँ, कुछ शिक्षक देखते होंगे 4 बच्चे सवाल जहाँ किए तुरंत पक हम नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे सवाल करते हैं। मैंने देखा है सवाल जहाँ किए बच्चे तुरंत शिक्षक को आने लगते हैं कि हम नहीं पढ़ाएंगे, सबसे सवाल करते हैं, या बच्चों से झल्ला के बात करते हैं, वो गुस्सा आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप प्रत्येक दशा में क्या करिए, बच्चों के साथ समायोजन करिए। समायोजन करना ही अच्छे शिक्षण का क्या होता है, गुण, और अर्थात क्या होगा उसका, अगर आप बेहतर शिक्षण कराए हैं आपके अंदर ज्ञान समझने क्षमता रहेगी। ठीक है ना, समझ की बात। यह आपका है कौन सा शिक्षण का उद्देश्य, बात समझ गई ना। अगले टॉपिक में अगले कल पढ़ेंगे हम लोग संप्रेषण। अगर हमारा आपका संप्रेषण अच्छा नहीं होगा तब तक हमारा शिक्षण प्रभावी नहीं होगा।